हेलो डियर, ऑनलाइन इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया होंगे भाई। आपकी कंटिन्यूअस सीरीज चल रही है और जिसमें हम डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं डियर। ठीक है, आज की डेट में डियर जो डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है उसकी डिमांड काफ़ी हो गई है, एग्जाम में वो काफ़ी पूछा गया है डियर। कभी कभी तो ये डियर 15 मार्क्स के लिए भी पूछा गया है डियर। अगर आपको डियर राउंड ऑफ हो कि ये आपके राजस्थान की जेई के एग्ज़ाम में डियर ये 2021 में 13 मार्क्स के लिए पूछ लिया गया था, तो इसीलिए डियर इसके चांसेस बन गए हैं कि अब डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर भी आने लग गया है डियर। आज जो हम ऐसे टॉपिक की स्टडी करेंगे डियर जो हर एग्ज़ाम, चाहे डियर वो जेई लेवल का हो, चाहे वो आप ए लेवल का हो, किसी भी लेवल, किसी भी पर्टिकुलर की स्टेट ए जेई हो या सेंटर की जेई ए हो, वहाँ पे भी डियर इससे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं डियर आज अपना प्लास्टिक एनालिसिस का टॉपिक। जो प्लास्टिक एनालिसिस जो होती है डियर, उसमें आपको सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो प्लास्टिक एनालिसिस हम करते क्यों है डियर। अगर डियर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपके पास डिज़ाइन मेथड, कौन कौन से डिज़ाइन मेथड की आप स्टडी करते हैं, तो डियर अगर हम यहाँ पे डिज़ाइन मेथड में आपको बताना चाहूँ, डिज़ाइन मेथड तो कितने मेथड होते हैं डियर? यहाँ पे आपके पास 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड। पहला मेथड होता है डियर आपके पास वर्किंग स्ट्रेस मेथड, भाई वर्किंग साहब जी आए। और दूसरा जो मेथड होता है दैट इज अल्टीमेट लोड मेथड। और तीसरा जो मेथड होता है डियर दैट इज LSM, दैट इज लिमिट स्टेट मेथड होता है डियर। अभी तक डियर जो आपने जो स्टडी किया है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डियर, मैंने आपको मेंबर को डिजाइन करना भी बताया है, जी सर आपने बताया है, और कनेक्शन की स्टडी करना भी मैंने आपको बताया है। किससे? WSM से। अब डियर आप बोलोगे कि सर WSM नहीं आता, ऐसा नहीं है, ये छोटे एग्जाम में ये क्वेश्चंस डियर फ्रेम हो जाता है। जो LSM मेथड है इसकी स्टडी भी डियर आप एज ए मेंबर भी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, जैसे आपका फ्लेक्सुरल मेंबर बीम में आप किसकी स्टडी कर दी है, टेंशन मेंबर में स्टडी कर दी है, एंड कंप्रेशन मेंबर में स्टडी कर दी है। एंड उसके बाद डियर मैंने इसकी कनेक्शन के अंदर भी स्टडी कर दी है डियर। तो ये चीज़ आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए। जो डियर अल्टीमेट लोड मेथड होता है, इस मेथड को डियर आप प्लास्टिक मेथड भी कहते हैं। इस मेथड को डियर हम एक और नाम देते हैं, प्लास्टिक मेथड का नाम भी दिया जाता है डियर। और इससे आप क्या करते हैं? टू एनालाइज द प्लास्टिक एनालिसिस, और इससे आप डियर प्लास्टिक एनालिसिस करते हैं, प्लास्टिक एनालिसिस करते हैं डियर। ठीक है, क्या करते हैं डियर? इससे आप प्लास्टिक की एनालिसिस की जाती है डियर। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है डियर। तो सबसे जो मेन इसमें बेसिक जो है वो सबसे पहले आता है डियर आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस के बनाया गया है डियर। अगर डियर आपको ये पॉइंट पता होगा तो दिस इज द वैल्यू कितनी होती है? 0.00125। ठीक है डियर, और ये वाली वैल्यू जो रहती है डियर दैट इज 0.015। ठीक है डियर, क्लियर है। और ये आपका डियर अल्टीमेट पॉइंट होता है दैट इज FU, और ये पॉइंट आपका डियर FY होता है। ठीक है, इस FY तक के पॉइंट को हम क्या बोलते हैं डियर? इलास्टिक। इलास्टिक कौन सा है ये डियर? इलास्टिक जोन है। और जब तक हम इलास्टिक जोन की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं डियर? किसकी बात करते हैं हम बात करते हैं आपके वर्किंग साहब की, वर्किंग स्ट्रेस मेथड की स्टडी की बात करते हैं। बट डियर जब हम लिमिट स्टेट मेथड की बात करते हैं तो लिमिट स्टेट मेथड कहाँ से स्टडी की जाती है डियर? लिमिट स्टेट मेथड की स्टडी की जाती है ये वाली, मतलब यहां से तो नो डाउट स्टडी करेगा ही करेगा, बट ये रहती है डियर आपके पास LSM, लिमिट स्टेट मेथड। और जो डियर आपकी जो स्टडी रहेगी किसकी? अल्टीमेट लोड मेथड की स्टडी रहेगी डियर। अल्टीमेट लोड मेथड की स्टडी रहेगी डियर ये, दैट इज अल्टीमेट लोड मेथड की स्टडी रहेगी डियर। क्लियर है, ये भी ओरिजिन से ही रहेगी, ऐसा नहीं कि हम वहां तक चलेंगे। हालांकि यहां तक हम मटेरियल को लेके आएंगे बट स्टार्ट कहां से करेंगे? ओरिजिन से ही स्टार्ट करेंगे डियर। क्लियर है, और यहां से यहां तक डियर ये रह जाएगी आपकी लिमिट स्टेट मेथड। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता होगा कि सर आपने तो पीछे से, भाई ओरिजिन से लिया जाता है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। ठीक है, दैट इज लिमिट स्टेट। अब क्या होता है डियर, अगर इसको मैं परसेंटेज में करना चाहूं तो दैट इज 0.13% लिख सकता हूं।
इसको अगर परसेंट में करना चाहूं तो इसको 0.15% लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं डियर मैं इसको 1.5, तो इसको परसेंटेज में करेंगे डियर तो ये कितना बनेगा 1.5%, तो दैट इज 1 पॉइंट, और फ्रैक्चर पॉइंट आता है दैट इज 23% के आसपास आता है डियर। तो ये हम जो स्टडी करेंगे डियर, तो पहले हम स्टडी करेंगे डियर, स्टार्ट कहां से करेंगे, वर्किंग साहब से ही स्टार्ट करेंगे। हम यहां पे क्या देखने वाले हैं कि अगर किसी मेंबर पे आप लोड अप्लाई कर रहे हैं, मान लेते मेरे पास एक पेन है, इसके ऊपर मैंने जैसे ही लोड अप्लाई किया तो ये हमने ये चीज़ नोट करनी कि ये अपनी मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू पर कब पहुंचता है। अगर ये डियर अपनी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यू पे पहुंच जाता है, यानी कि Fy तक पहुंच जाता है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग लोड को बोला जाता है डियर फेलियर लोड। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर इस मेंबर पे हम कोई लोड लगा रहे हैं और वो लोड अचानक में कहां तक पहुंच जाए, इसकी Fy तक पहुंच जाए, तो इस मेंबर के कॉरस्पॉन्डिंग इस लोड को क्या बोला जाएगा डियर, इस लोड को बोला जाएगा फेलियर लोड बोला जाएगा डियर। क्लियर है? तो देखते हैं डियर, इसको हम मेंबर में भी स्टडी करेंगे और स्ट्रक्चर के अंदर भी स्टडी करेंगे डियर। तो आइए देखते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे प्रिज्मेटिक मेंबर है, प्रिज्मेटिक मेंबर है, मान लेते सपोज करो डियर इसकी लेंथ यहां से यहां तक इसकी लेंथ है 1 मीटर। कितनी है? 1 मीटर। कैसा मेंबर है डियर? ये प्रिज्मेटिक मेंबर है। कैसा मेंबर है? प्रिज्मेटिक मेंबर है। ध्यान दीजिएगा डियर, प्रिज्मेटिक मेंबर है। क्लियर है? अब डियर मैं यहाँ पे मुझे पता है मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, एलोंगेशन। अगर डियर आप पीछे देखते हो ये एप्सिलॉन क्या होता है, एलोंगेशन होता है, और एलोंगेशन क्या होता है, चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ। और ये जो स्ट्रेन होता है, ये जो परसेंटेज में ये विद द लेंथ होती है। ये जो परसेंटेज में एलोंगेशन दिया है डियर, ये क्या होती है, विद द लेंथ होती है। तो इसी तरह से डियर हम यहाँ पे देखेंगे प्रिज्मेटिक मेंबर की बात देखेंगे, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एलोंगेशन होगी, मैक्सिमम जो यहाँ पे मैक्सिमम एलोंगेशन होगी डियर किसके, बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। पहले हम WSM से देखते हैं, तो कितनी होगी, दैट इज 0.13% ऑफ दी लेंथ, 0.13% ऑफ दी लेंथ होगी डियर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे 13% कैसे लिया सर आपने, अरे यहाँ 13% तो है, पहले मैं यहाँ तक देखूंगा ना लोड की। ठीक है, स्ट्रेंथ, तो कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है वर्किंग स्ट्रेस में वो देखेंगे, तो दैट इज 0.13% डिवाइडेड बाय 100, लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो उसको मैं mm में कन्वर्ट कर देता हूँ, कितना आया 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कट गई यहाँ पे, और इसका मैं नीचे 100 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 1.3 mm आएगा। तो यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी आपकी एलोंगेशन कितनी होगी कि अगर आप लोड इंक्रीज किया तो लोड के इंक्रीज होने से यहाँ पे कितनी एलोंगेशन हो रही है, 1.3 mm की एलोंगेशन हो रही है। ठीक है डियर, कि जब आपने उसके ऊपर लोड अप्लाई किया तो लोड अप्लाइड करने के बावजूद भी उसमें कितना एलोंगेशन हो रहा है, 1.3 mm का एलोंगेशन हो रहा है। तो देखते हैं डियर, एक स्ट्रक्चर की बात भी कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर में कैसा होगा सर। स्ट्रक्चर में मैंने ये आपके पास ये डायग्राम है, मान लेते हैं ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 3 है। ठीक है डियर, ध्यान दीजिएगा, इसकी यहां से तक यहां तक की लेंथ डियर मैं ले लेता हूं दैट इज L1, और इसकी लेंथ ले लेता हूं मैं दैट इज L2। ठीक है, और इसकी लेंथ ले लेता हूं मैं डियर दैट इज L3। डिफरेंट सेक्शन मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। और ये नीचे क्या है डियर, ये जिससे कनेक्टेड है ये क्या है आपके पास, प्रिज्मेटिक मेंबर, सॉरी रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या काम कर रही है यहाँ पे कि हर एक मेंबर पे इक्वली स्ट्रेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कि जितना लोड इस मेंबर पे आएगा उतना ही इस मेंबर पे आएगा, उतना ही इस पे आएगा। इसका मतलब ये है, दैट इज ये क्या है इसके साथ, रिजिड बॉडी। कौन सी बॉडी डियर, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी बोलो या फिर फिक्स बॉडी बोलो, फिक्स्ड बॉडी। ठीक है, उसका मतलब क्या है, टू इक्वली स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करना। स्ट्रेस इज डिस्ट्रीब्यूट, स्ट्रेस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, कि स्ट्रेस का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो डियर मान लेते हैं अगर हम इसके ऊपर लोड लगाते हैं, P लोड हमने यहाँ पे लगा दिया है, तो यहाँ पे भी कुछ लोड होगा डियर, इसको मैं P1 दे देता हूँ, इसको मैं P2 दे देता हूँ, इसको मैं P3 दे देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लोड किया डियर, मैंने इस पे लोड अप्लाइड किया। जैसे ही डियर मैंने यहाँ पे इसके ऊपर लोड अप्लाइड करना शुरू किया तो यहाँ पे क्या हुआ डियर, आपका यहाँ पे
यहाँ पे डियर आपके पास इलास्टिक थ्योरी एप्लीकेबल होगी। तो इलास्टिक थ्योरी क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू इलास्टिक थ्योरी, इलास्टिक थ्योरी ही लगाएंगे। इलास्टिक थ्योरी मतलब डिफॉर्मेशन थ्योरी। तो इलास्टिक थ्योरी क्या बोलती है डियर? दैट इज डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा 2, ठीक है। और जो डेल्टा L1 जिसका एलोंगेशन और L1 और L3 का एलोंगेशन क्या होगा डियर? सेम होगा, यानी कि L1 एंड L2 का एलोंगेशन क्या होगा डियर? सेम होगा, जिसको मैं नाम दे देता हूं डेल्टा L1। और डियर जो L2 का एलोंगेशन होगा उसको नाम दे देता हूं मैं, दैट इज डेल्टा L2। तो L2 का एलोंगेशन है। सर आपने ये क्यों बोला सेम क्यों बोला? L1 L2 सेम क्यों बोला? अरे भाई L1 L2 सेम बोला क्योंकि इसकी लेंथ सेम है। तो L2 की लेंथ क्या है? तो L2 की लेंथ है आपके पास दैट इज L/2 है। L2 की लेंथ क्या है डियर? L/2 है। तो देखते हैं डिफ्लेक्शन, डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2। डेल्टा L1 दैट इज P1 L1 डिवाइडेड बाय एरिया E1, ठीक है डियर। ये तो कांस्टेंट है दोनों का, P2 A2 डिवाइडेड बाय P2 L2 डिवाइडेड बाय AE। अब देखिएगा डियर यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उनको हटाइएगा, AE कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया डियर आपके पास? दैट इज P1 L1 इज इक्वल टू P2 L2, ठीक है डियर। अब देखो यहाँ पे L2 कितना है? इसका आधा है। तो L2 को मैं लिख सकता हूं दैट इज सिंस L2 इज इक्वल टू L/2 है। क्या है? आधा है, ठीक है। ये वाली जो लेंथ है इसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है? ये L1 L3 के कॉरस्पॉन्डिंग में आधी लेंथ है। तो यहाँ पे डियर दैट इज P1 L1 इज इक्वल टू P2 इंटू L डिवाइडेड बाय 2। ये क्या है आपके पास? दैट इज L1, ये भी L1। तो डियर यहाँ से जो डियर आपके पास P2 निकालिएगा तो P2 क्या आ जाएगा? L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो P2 इज इक्वल टू 2P1 आ जाएगा। तो P2 के पास कितना फोर्स आ गया डियर? आपके पास 2P1 आ गया। कितना फोर्स आ गया है? 2P1 आ गया। तो डियर इस कंसेप्ट का मतलब क्या है कि किसमें स्ट्रेस सबसे ज्यादा आ रही है? इस मेंबर में सबसे ज्यादा स्ट्रेस आएगी। तो जिस मेंबर में सबसे ज्यादा स्ट्रेस आएगी वही मेंबर क्या करेगा डियर? अपनी मैक्सिमम परमिसिबल तक पहुंचने की कोशिश करेगा। वही क्या करेगा डियर? अपने Fy तक पहुंचने की कोशिश करेगा। तो डियर अगर मैं यहाँ पे ये पॉइंट लिखूं कि P2 इज क्या है डियर? ग्रेटर है, बड़ा है किसके? P1 एंड P3 के कॉरस्पॉन्डिंग में, ठीक है। क्योंकि Fy पे क्या पहुंचेगा? पहले पहुंच जाएगा डियर, ठीक है डियर। जैसे यहाँ पे दिखेगा कि ये Fy तक क्या पहुंच जाएगा? आपका पहले पहुंच जाएगा। कौन पहुंच जाएगा डियर? आपका P2 पहले पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स ज्यादा है। जिसके ऊपर फोर्स ज्यादा होगी डियर वो मेंबर अपनी यील्ड स्ट्रेंथ तक पहुंचेगा मैक्सिमम, ठीक है डियर। सर यहाँ पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे डियर हम एज ए वर्किंग लोड जब कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे इस वाली कंडीशन में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं डियर? यहाँ पे अब डियर हम फेलियर लोड को कैलकुलेट करते हैं। तो फेलियर लोड क्या आ जाएगा इसका? तो हम निकाल देंगे। यहाँ पे स्ट्रेसेस आ गई P2/2P1, यहाँ तक हम पहुंच गए। तो अभी ये कंडीशन किस में है डियर? वर्किंग स्ट्रेस मेथड में है या लिमिट स्टेट मेथड में, ये आपको भी अननोन पता नहीं है। तो आइए देखते हैं डियर वो कंसेप्ट आके, दैट इज यहाँ पे। अब यहाँ पे डियर ये कंडीशंस मैंने आपको बनाई जो बिल्कुल सेम थी। ये वाला डायग्राम जो आपके पास डियर था दैट इज L2 था डियर, और ये डायग्राम जो डियर आपके पास था दैट इज L1 था, L3 था, ठीक है। L3 था डियर आपके पास, और ये वाला आपके पास क्या था? दैट इज L1 था डियर। क्लियर है? तो इसका डियर अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम यहाँ पे बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा डियर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम? कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बनने की कोशिश में रहेगा डियर, ठीक है। कुछ इस तरह से बनने की कोशिश में रहेगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। कुछ हमने यहाँ पे बना दिया है दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अब बड़े ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कितना फोर्स आ रहा है आपके पास कि P2 इज इक्वल टू दैट इज 2P1, और यहाँ पे मान लेते हैं दैट इज आपके पास P1 फोर्स है और यहाँ पे आपके पास दैट इज P3 फोर्स है। तो यहाँ से कंडीशन आई आपके पास कि P2 इज ग्रेटर देन P1 इज इक्वल टू P3, कि P1 और P3 तो बड़ा है बट P2 क्या है? ज्यादा है। तो जो चीज ज्यादा आ रही है तो वो चीज क्या कोशिश करेगी डियर? आपके पास पहले पहुंचने की कोशिश करेगी अपनी इस वाली स्ट्रेस पर। तो यहाँ पे डियर ये क्या करने की कोशिश करेगा? पहले ये कोशिश करेगा यहाँ पे पहुंचने की। कौन से वाला? 2 वाला मेंबर, सेकेंड मेंबर।
अब डियर जो बाकी वाले मेंबर है वो अभी भी क्या है डियर, 1 और 3 अभी भी क्या है डियर, अंडर लीनियर है। वो कैसे है डियर, अभी अंडर लीनियर है, यानी कि वो दोनों ही पॉइंट एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, चाहे 1 हो चाहे डियर 3 हो चाहे 1 हो, वो अभी भी क्या कर रहे हैं डियर, एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। मेरा क्या काम है, मेरा ये काम है कि मुझे जितने भी जो मेंबर्स है उन सभी को कहाँ पे लेके आना है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू पे लेके आना है, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ पे लेके आना है डियर। क्लियर है? तो यहाँ पे भी डियर अगर मैं एज ए वर्किंग फेलियर लोड निकालूं, फेलियर लोड बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड का जो फेलियर लोड हो जाएगा डियर, दैट इज PS इज इक्वल टू, पहले कौन पहुंचा 2, तो दैट इज 2, तो इस कंडीशन में P2 है, दैट इज, तो ये हो जाएगा, स्ट्रेस क्या होता है, तो आपको पता है स्ट्रेस होता है दैट इज P बाई A, और P क्या होता है डियर, स्ट्रेस इनटू एरिया, और स्ट्रेस क्या है डियर यहाँ पे Fy इनटू एरिया, तो PS पहले कौन पहुंचा, 2 पहुंचा, तो दैट इज A टू Fy प्लस ये क्या है, अपनी यील्ड स्ट्रेंथ पे पहुंच गया है, प्लस लेस देन मतलब वो अपनी परमिसिबल वैल्यू तक नहीं पहुंचा, इस पॉइंट तक नहीं पहुंचा, तो उस कंडीशन को लिख दूंगा मैं, दैट इज A1 Fy, ठीक है, A1 Fy प्लस अगेन लेस देन A2 Fy, सॉरी A3, ठीक है। तो ये क्या निकल गया डियर, इसका फेलियर लोड बाय PS निकल गया है, क्योंकि वो अभी अंडर लिमिट है। अंडर लिमिट मतलब वो अभी भी इलास्टिक इन बिहेवियर का है, और जब वो इलास्टिक इन बिहेवियर का है तो वो अपनी मैक्सिमम परमिसिबल तक नहीं पहुंचा, ठीक है डियर। तो यहाँ पे मेरा जो कंसेप्ट रहता है, मेरा क्या कंसेप्ट रहेगा कि जितने भी मेंबर है उन सारे मेंबर को मुझे कहाँ पे लेके आना है, इस यील्डिंग मोमेंट पे लेके आना है, इस यील्डिंग मोमेंट पे लेके आना है डियर मेरे पास, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे तो मुझे पता लगा था कि जब तक आपका मेंबर यहां तक रहेगा तो उसके अंदर कितनी एलोंगेशन रहेगी, 1.3 mm तक की एलोंगेशन रहेगी, बट स्ट्रेस कांस्टेंट है, फिर भी डियर आपका क्या कर रहा हो, एलोंगेट कर रहा है, यानी कि लार्ज डिफॉर्मेशन कर रहा है। अब आ जाता है नेक्स्ट कंसेप्ट, इसी पे हम आगे चलते हैं। अब आ जाता है कंसेप्ट ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस, कि कैसे कंसेप्ट डेवलप्ड होता है प्लास्टिक एनालिसिस का। अब देखिएगा डियर, यहाँ पे भी आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है डियर 1 मीटर, और ये है डियर आपके पास कैसा एक रिजिड है, फिक्स है, और यहाँ पे डियर आपके पास लोड लग रहा है कोई P। तो डियर अब देखिएगा यहाँ पे कितना स्ट्रेन है, 0.13%, और यहाँ पे कितना है डियर 1.5। तो ये क्या है डियर आपके पास, ये है एप्सिलॉन C, और ये क्या है एप्सिलॉन D है। एप्सिलॉन C का मतलब क्या होता है डियर, एप्सिलॉन C का मतलब होता है आपके पास स्ट्रेन एट इलास्टिक यील्डिंग। एप्सिलॉन C इज स्ट्रेन एट इलास्टिक यील्डिंग, इसकी स्ट्रेन एट कैसे है, यहाँ पे इलास्टिक यील्डिंग पे है, ठीक है डियर। एंड दूसरा जो डियर आता है स्ट्रेन एट D, तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रेन एट प्लास्टिक यील्डिंग, स्ट्रेन एट प्लास्टिक यील्डिंग, ठीक है, वो प्लास्टिक यील्डिंग पे है, ये इलास्टिक यील्डिंग पे है, स्ट्रेन एट प्लास्टिक यील्डिंग। तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, स्ट्रेन एट प्लास्टिक यील्डिंग और स्ट्रेन ओके, स्ट्रेन लिखो या ईडी भी लिख सकते हैं, ठीक है, एट इलास्टिक यील्डिंग। और ये आपको पता है कि स्ट्रेन एट D कितना होता है, 10 to 15% ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन इन यील्डिंग, दैट इज C होता है। बहुत बारी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया था डियर, ठीक है, C, दैट इज C। अब डियर 10 to 15, अब इसका निकालते हैं एलोंगेशन। तो एलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज आपको पता ही है, दैट इज एलोंगेशन निकालिएगा जरा इसकी हम, तो इसकी भी आप क्या निकाल सकते हैं, एलोंगेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना एलोंगेशन है डियर आपको पता है, एलोंगेशन, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एलोंगेशन ड्यू टू किस पे डियर, ड्यू टू आपकी प्लास्टिक यील्डिंग पे, प्लास्टिक यील्डिंग पे, प्लास्टिक यील्डिंग बोले तो स्ट्रेन इन ड्यू, तो दैट इज स्ट्रेन इन डी पे कितना डियर, 15%, 1.5% ऑफ दी लेंथ, ठीक है डियर, ऑफ दी लेंथ। तो 1.5 डिवाइडेड बाय
दैट इज 100 इंटू लेंथ कितनी है 1000 mm, तो कितना आया डियर 15 mm। तो कितना आया डियर अभी 15 mm आया। तो यहां तक तो डियर पहले से थी, कितनी थी डियर ये 1.3 mm थी। ठीक है डियर, यहां तक तो पहले से थी। अब डियर फिर से ये ओरिजिन से स्टार्ट होके कहां तक रहेगी और चली गई इलॉन्गेशन, तो अब कितनी आई डियर, ये टोटल होगी डियर 15 mm, टोटल एंगुलेशन 15। तो बची कितनी है रिमेनिंग, इसका भी तो यूज करना आपको, इसका जो यूज करना डियर, तो 15 में से 1.3 गया डियर, तो इसको माइनस करोगे जो भी आएगी, तो उसके लिए आपने डिजाइन करना है प्लास्टिक एनालिसिस करनी है प्लास्टिक की। तो ठीक है, इस पे आ गई डियर आपकी, तो ये कितनी आ गई दैट इज 13.7 mm। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे आ गई है। अब देखो उसने क्या दिमाग लगाया होगा, उसने बोला भाई यार मेरे लोड के इंक्रीज हो जाने पे भी, शायद लोड उसने इंक्रीज कर दिया, मेरी डिफॉर्मेशन तो और कम हो गई, यानी कि पहले 1.3 mm थी, अब 13.7 mm पे आ रही। तो यानी कि क्यों ना मैं इसको एक काम के पर्पज से ले लूं, कि क्यों ना मैं एक हेल्पफुल हो जाएगा मेरे पास। तो उसने क्या किया डियर, इस वाले जोन को उसने बोला कि भाई यहाँ पे स्ट्रेस तो कांस्टेंट है, पर मटेरियल फिर भी क्या कर रहा है, डिफॉर्म कर रहा है। क्या बोला उसने कि स्ट्रेस तो सर अभी भी आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, पर स्ट्रेन में क्या हो रहा है, लार्ज डिफॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है डियर, लार्ज डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये लार्ज जो डिफॉर्मेशन ना हो, इसको भी हम एज एक फंक्शन, एज ए वर्किंग काम कर सकते हैं डियर। तो उसने क्या किया, वो चलते हैं आगे, उसने एक स्ट्रक्चर दिए। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये देखिएगा यहां से यहां तक का इसकी लेंथ होगी डियर आपके पास L1, और इसकी लेंथ हो जाएगी डियर L2, और इसकी लेंथ हो जाएगी डियर आपके पास L3। क्लियर है डियर, ये आपके पास दो मेंबर है, यहाँ पे ये P1 फोर्सेज है, यहाँ पे P2 फोर्सेज है, और यहाँ पे डियर P3 फोर्सेज है। बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है डियर। और यहाँ पे मेंबर दैट इज 0.13% है, और यहाँ पे मेंबर डियर आपका पास 1.3%, सॉरी 1.5% है, 1.5% है। अब देखिएगा उसने क्या दिमाग लगाया होगा। अब देखिएगा आप मुझे अब बता सकते हैं कि पहले कौन पहुंचेगा यील्ड स्ट्रेंथ पे, जिसकी लेंथ कम होगी। पहले यही देखा था ना, देखो हमने कि जिसकी लेंथ कम थी वो पहले यील्ड पे पहुंचने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे जिसकी लेंथ कम थी वो पहले यील्ड पे पहुंचा, ठीक है। तो कम लेंथ वाला पहले अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। तो ये पहुंच जाएगा सर, ये पहुंच जाएगा आपका पहले, सबसे पहले ये यील्ड पे पहुंचने की कोशिश करेगा, ठीक है। यील्ड पे पहुंचने की कोशिश करेगा, कौन सा मेंबर, 2 मेंबर, यानी कि ये मेंबर 1 है, और ये मेंबर 2 है, और ये मेंबर 3 है, ठीक है। उसके बाद डियर कौन पहुंचेगा, ये लेंथ, इसके सबसे बड़ी लेंथ हो तो सबसे बाद में पहुंचेगा, तो सबसे बड़ी वाली लेंथ तो सबसे बाद में पहुंचेगा ये, तो ये पहुंचेगा कुछ यहां पे, ये पहुंचेगा यहां पे, कौन सा, दैट इज 3। उसके बाद डियर ये पहुंचेगा दूसरे नंबर पे, क्योंकि इसकी लेंथ L से थोड़ी बड़ी है, तो इससे थोड़ी बड़ी है, तो ये पहुंचने की कोशिश में रहेगा पहले ये वाला, तो दैट इज ये रहेगा आपके पास 1। क्लियर है डियर। तो ये आपके क्या करने की कोशिश कर रहा है, पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जिसकी लेंथ कम वो सबसे उस पे ज्यादा लोड आएगा डियर, उस पे ज्यादा लोड आएगा। तो हमने ये देखा है पीछे, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ आपको यहाँ पे ये तुक्के बताए हैं, यहाँ पे आपने चीजों को एनालाइज करना सीख लिया था डियर। यहाँ पे आपने देख लिया था, कहाँ पे गया भाई ये, यहाँ पे देख लिया था कि इस पे लोड ज्यादा आ रहा था और लेंथ इसकी कम थी। जब इसकी लेंथ कम थी तो पहले ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे, मैक्सिमम यील्डिंग पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश कर रहा था, तो उसी को मैंने देखा कि ये यहाँ पे भी पहुंचने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या है डियर, P2 इज ग्रेटर देन P1 इज ग्रेटर देन P3, क्योंकि अब लेंथ सेम नहीं है, ठीक है। यानी कि P2 की लेंथ क्या है, P2 की लेंथ सबसे कम है, एंड उसके बाद P2 की लेंथ क्या है, सबसे कम है डियर, और उसके बाद L1 की लेंथ है, और उसके बाद L3 की लेंथ है, ठीक है। जिस पे लेंथ सबसे कम उस पे लोड सबसे ज्यादा आएगा और सबसे मैक्सिमम पहुंचने की कोशिश करेगा डियर। अब देखिएगा यहाँ पे फेलियर लोड ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अभी भी आपके पास दो मेंबर ऐसे हैं जो अंडर लीनियर है, यानी कि इलास्टिक लिमिट को फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी कैसा आएगा, अभी भी फेलियर लोड आएगा डियर। कैसा लोड आएगा अभी, फेलियर लोड बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड। जब फेलियर लोड आएगा डियर, तब भी उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दैट इज PS इज इक्वल टू, पहले कौन गया वही सेम, तो दैट इज A2 FY प्लस उसके बाद A1
लेस देन A1 A2 सॉरी, उसके बाद 2 वाला गया, 1 वाला गया सॉरी, तो A1 Fy, ठीक है डियर, और उससे कम क्या है ये वाली लेंथ, तो प्लस और लेस देन दैट इज A2 दैट इज Fy A3। सर ये लेस देन इसका मतलब क्या है? इसका लेस देन का मतलब है कि अभी वो अपनी इलास्टिक लिमिट तक नहीं पहुंचा, अपनी अल्टीमेट वैल्यू, मतलब इसकी अल्टीमेट वैल्यू क्या है Fy, यानी कि यील्ड स्ट्रेंथ तक वो नहीं पहुंचा, ठीक है। तब मैंने ये कंडीशन आपकी वर्किंग लोड की आई है। क्या करें सर, मेरा काम तो ये है कि सारे के सारे ये तीनों पॉइंट कहां पे आ जाएं, इस यील्डिंग जोन पे आ जाएं। अगर इस यील्डिंग जोन पे आ जाएं तो मेरा प्लास्टिक एनालिसिस एडॉप्टेड हो गया डियर। ओके, अब क्या करूं, थोड़ा सा लोड इंक्रीज कर दूं। मैंने क्या किया डियर, लोड को इंक्रीज करना शुरू कर दिया कि इफ लोड शुड बी इंक्रीज, लोड को क्या कर दिया, लोड शुड बी इंक्रीज, थोड़ा सा मैंने लोड को इंक्रीज करना शुरू किया, ठीक है। लोड को क्या करना शुरू किया डियर, मैंने इंक्रीज करना शुरू किया, ठीक है सर, आपने लोड इंक्रीज कर दिया। अब देखिएगा डियर, यहां पे डियर मेंबर आपका सेम है दैट इज L2 है, यहां पे भी आपका मेंबर सेम है दैट इज L1 है, और यहां पे भी आपका मेंबर है दैट इज L1 दैट इज L3, ठीक है। ये मेंबर 2 है, ये मेंबर 3 है, और ये मेंबर 1 है, ठीक है डियर। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैंने लोड को इंप्रूव और ज्यादा लोड इंक्रीज कर दिया। लोड को इंक्रीज करने से डियर ये पहले 2 पे पहुंचा था, ये पहला वाला 2 पे पहुंचा था, इसने क्या किया होगा, ये थोड़ा सा शिफ्ट होने की कोशिश किया होगा, उसने लार्ज डिफॉर्मेशन देनी शुरू की होगी, वो यहां आ गया होगा, यानी कि 2 वाला मेंबर यहां आया होगा। देखो जरा पीछे, यानी कि मैंने लोड को इंक्रीज किया, अब ये 2 वाला कहां चला गया, कुछ यहां पे चला गया, ठीक है। और डियर जो 1 वाला है वो कहां पे पहुंच जाएगा, अपनी यील्ड स्ट्रेंथ पे पहुंच जाएगा, और 1 वाला कहां पहुंच गया डियर, अपनी यील्ड स्ट्रेंथ पर। तो देखिएगा ये बोला सर आपने कि ये कहां पहुंच गया, अपनी यील्ड स्ट्रेंथ पे पहुंच गया है। 1 कहां पहुंच गया डियर, यील्ड स्ट्रेंथ पे पहुंच गया। उसके बाद सेकंड जो डियर आपका थर्ड है वो भी अभी कहां है आपके पास, दैट इज अंडर लीनियर है, यानी कि लीनियर है, लीनियर मतलब इलास्टिक में ही है। तो अभी भी डियर मेरे पास प्लास्टिक एनालिसिस एडॉप्टेड नहीं हुई है, क्योंकि प्लास्टिक एनालिसिस क्या बोलती है कि हर एक मेंबर में मुझे क्या चाहिए, यील्ड को पास करते हुए दिखना चाहिए। तो सारे मेंबर को यील्ड से पास करके दिखना। अभी तो एक मेंबर क्या है, अंडर इलास्टिक है। जब ये अंडर इलास्टिक है मटेरियल, यानी कि मटेरियल कैसा है, लीनियर है, तब तक लीनियर है तब तक मैं इसको क्या मानूंगा, फेलियर लोड मानूंगा। तो इस कंडीशन में दैट इज P1, दैट इज P2 एंड दैट इज P3। तो वही सेम कि P2 पहले आया, फिर P1 आया, फिर P3 आया, ठीक है। तो फेलियर लोड क्या आएगा, फेलियर लोड आ जाएगा डियर इसका, फेलियर लोड बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो क्या हो जाएगा डियर, ये हो जाएगा PS इज इक्वल टू दैट इज, पहले कौन आया, पहले 2 आया, तो दैट इज A2 Fy प्लस फिर कौन आया, 1 आया, A1 Fy, फिर प्लस लेस देन का मतलब कि अभी भी वो क्या है, अपनी मैक्सिमम Fy तक नहीं पहुंचा, तो दैट इज 3Fy। तो इसका भी, ये भी जब तक मैं फेलियर ही बोल रहा हूं, देखो आप, फेलियर ही बोला जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो दैट इज फेलियर लोड बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड। अब मुझे क्या करना पड़ेगा डियर, और लोड को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, फर्दर लोड शुड बी इंक्रीज, फर्दर लोड शुड बी इंक्रीज, लोड शुड बी इंक्रीज। इसको क्या कर दूं मैं, फर्दर इंक्रीज कर दूं। अब डियर जब मैंने फर्दर लोड को इंक्रीज करना शुरू किया तो ये वाला 2 मेंबर था, तो दैट इज L2 एंड दैट इज L1 एंड दैट सॉरी L3 एंड दैट इज L1, कुछ ऐसा ही था L1, ठीक है। ये मेंबर आपके पास L1, ये मेंबर 1 था, ये मेंबर 2 था, और ये मेंबर 3 था। अब देखो डियर, जो 2 वाला मेंबर था वो यहां पे पहुंच गया था, देखो पीछे, अब 2 वाला मेंबर यहां पहुंच गया है। अब और लोड बढ़ाया मैंने तो ये मेंबर यहां पे पहुंच गया होगा, तो फर्दर वाली स्टेज में ये लोड कहां पे पहुंच गया होगा, कुछ यहां पे पहुंच गया होगा। तो जब डियर ये लोड यहां पे पहुंच गया होगा 2 वाला, तो ये पहुंच गया आपका यहां पे, दैट इज 2।
अब डियर ये जो दूसरे वाला था वो कहां पे पहुंचा था, इस यील्ड स्ट्रेंथ पे पहुंचा था। देखो डियर ये जो पहले वाला था, पहले वाला कहां पहुंचा था, अपनी मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेंथ पे पहुंचा था। तो ये भी क्या कोशिश करेगा डियर, आप दूसरे डायग्राम में थोड़ा सा आगे मूव करने की कोशिश करेगा। ये भी क्या करने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करेगा, यानी कि मूव करने की कोशिश करेगा मतलब यहां पे आने की कोशिश करेगा। तो दैट इज 1। और तीसरा क्या करेगा डियर, अपना थर्ड वाला अपना यील्ड स्ट्रेंथ पे पहुंच जाएगा। थर्ड वाला कहां पहुंच जाएगा डियर, अपनी यील्ड स्ट्रेंथ पे पहुंच जाएगा। तो यहां से मुझे क्या मिला, मेरे तीनों के तीनों मेंबर्स के लोड कहां पे पहुंच गए, अपनी यील्ड स्ट्रेंथ पे पहुंच गए हैं डियर। और यही मेरा कंसेप्ट है कि प्लास्टिक एनालिसिस में चाहे जितने भी मेंबर हो, 10, 15, 20, 25, 30, सारे के सारे मेंबर को आपने कहां पे लेके आना है, इस डियर यील्ड ऑफ प्लेटू पे लेके आना है। किस पे लेके आना है डियर, यील्ड ऑफ प्लेटू पे लेके आना है। अगर डियर आपने इसको यील्ड ऑफ प्लेटू के ऊपर लेके आ गए तो आपका प्लास्टिक एनालिसिस इज एडॉप्टेड। तो उस कंडीशन में आप डियर क्या अप्लाई करेंगे, प्लास्टिक एनालिसिस को एडॉप्ट करेंगे डियर। ठीक है, प्लास्टिक एनालिसिस को क्या करेंगे डियर, आप एडॉप्ट करेंगे। तो अब तक फेलियर लोड आता था, तो हम फेलियर लोड, अब किसकी बात करेंगे डियर, कोलैप्स लोड की। कोलैप्स लोड बाय कोलैप्स लोड, कोलैप्स लोड बाय किसका, प्लास्टिक एनालिसिस, प्लास्टिक एनालिसिस। क्योंकि सारे के सारे लोड कहां पे आ गए डियर, अब आपके यील्ड पे आ गए हैं, यील्ड ऑफ प्लेटू पे आ गए हैं। तो उस कंडीशन में हो जाएगा डियर PS इज इक्वल टू, दैट इज, अब यहाँ पे P1, यहाँ पे P2 एंड दैट इज P3। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, दैट इज A1 Fy प्लस A2 Fy प्लस A3 Fy। क्लियर है डियर। तो ये बन गया आपका कौन सा, कोलैप्स लोड बाय प्लास्टिक एनालिसिस। ठीक है डियर। तो इस तरह से डियर आपको, अब सर बोलोगे सर सारे के सारे मेंबर करने पड़ेंगे, जी हाँ, सारे के सारे मेंबर को आपको इसकी मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेंथ तक लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, तो तभी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर किसी भी मेंबर पर हम लोड अप्लाई करते हैं और उसकी स्ट्रेसेस उसके Fy तक पहुंच जाए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग लोड को हम या तो फेलियर लोड बोलेंगे या फिर कोलैप्स लोड बोलेंगे। अगर मैं कोलैप्स लोड बोल रहा हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्लास्टिक एनालिसिस की बात कर रहा हूं डियर। ठीक है, तो ये सारी कंसेप्ट थे जो आपको याद रहने चाहिए। अब देखते हैं डियर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर सबसे पहले, अब देखिएगा यहां पे आपको एक डायग्राम है कि सर ये जो प्लास्टिक एनालिसिस है, क्या सर इसको आप, ये जो स्ट्रेन हार्डनिंग का रीजन है, ये वाला स्ट्रेन हार्डनिंग का रीजन है, क्या सर इसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं है, जी नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसके पास एक तो लार्ज डिफॉर्मेशन भी है और दोबारा से स्ट्रक्चर का डीक्रिस्टलाइजेशन होना भी शुरू हो गया। ठीक है सर, तो सर कौन से मटेरियल के लिए है, सर ये ब्रिटल डक्टाइल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है। डक्टाइल बोले तो सर माइल्ड स्टील, जी हाँ, माइल्ड स्टील के लिए भी, और किसके लिए, आपका HYSD के लिए भी हो जाएगा, जी नहीं, HYSD के लिए नहीं होगा क्योंकि उसमें प्लास्टिक यील्डिंग जोन बनता ही नहीं है। ये उस चीज के लिए, प्लास्टिक एनालिसिस उस चीज के लिए एप्लीकेबल होगा जिसका डियर क्या होगा, आपके पास प्लास्टिक यील्डिंग जोन होगा। ठीक है, तो एल्युमिनियम है और स्टील है जिसका प्लास्टिक यील्डिंग जोन बनता है, और HYSD है और कंक्रीट है जिसका प्लास्टिक यील्डिंग जोन कभी नहीं बनता। ठीक है डियर, तो आइए देखते हैं सारे पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं डियर इसके। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है डियर इसका, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि ये कहां पे एप्लीकेबल किया जाता है, प्लास्टिक एनालिसिस इट इज एप्लीकेबल कहां पे एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल। कहां पे है, डक्टाइल मटेरियल, कहां पे डियर, डक्टाइल मटेरियल। ठीक है डियर, कि इट इज एप्लीकेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल, कि कहां पे एप्लीकेबल होगा डियर, आपका ये डक्टाइल मटेरियल में एप्लीकेबल होगा जहां पे विच हैविंग, जहां पे क्या होगा डियर, विच हैविंग, जहां पे क्या होगा डियर, विच हैविंग प्लास्टिक यील्डिंग जोन, जहां पे क्या होगा डियर, प्लास्टिक यील्डिंग जोन होगा,
प्लास्टिक यील्डिंग जोन होगा। ठीक है डियर, वहीं पे ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जैसे कि सर इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे आपने बोला तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके पास, जैसे हॉट रोल्ड स्टील, दैट इज हॉट रोल्ड स्टील, हॉट रोल्ड स्टील। ठीक है, आपका माइल्ड स्टील, आपका माइल्ड स्टील हो गया डियर। और तीसरा आपके पास दैट इज माइल्ड स्टील के बाद कौन सा आ गया डियर आपके पास, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है डियर, एल्यूमिनियम। ठीक है, अब डियर क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों में सबसे बेटर कौन सा है, तो एल्यूमिनियम इज ए गुड प्लास्टिक। ठीक है, तो एल्यूमिनियम इज क्या है, वेरी गुड मटेरियल। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड मटेरियल, वेरी गुड मटेरियल फॉर प्लास्टिक यील्डिंग, सॉरी प्लास्टिक एनालिसिस के लिए। ठीक है, प्लास्टिक एनालिसिस के लिए, कि जो एल्युमिनियम है डियर वो वेरी गुड मटेरियल है किसके लिए, प्लास्टिक एनालिसिस के लिए। इट हैव, क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या है, इट हैव मोर, मोर प्लास्टिक यील्डिंग, प्लास्टिक यील्डिंग जोन। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट आता है डियर, नेक्स्ट कि जो इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा वो कैसा होगा, यानी कि प्लास्टिक एनालिसिस का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा वो कैसा होगा, वो बाइलिनियर होगा। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस, वो कैसा होगा डियर, प्लास्टिक एनालिसिस वो कैसा होगा, बाइलिनियर होगा, बाइलिनियर होगा डियर। कैसा होगा डियर, बाइलिनियर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट थर्ड, तो कैसा होगा सर बाइलिनियर, तो देखिएगा ये होगा डियर और ये होगा कुछ इस तरह से। तो दो स्ट्रेट लाइन आ रही है डियर, यहाँ पे क्या आ रही है डियर, दो स्ट्रेट लाइन आ रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, दो क्या आ रही है डियर, स्ट्रेट लाइन आ रही है। और स्ट्रेट लाइन में कैसा बनेगा डियर, बाइलिनियर। ये किसका है, प्लास्टिक एनालिसिस का। और डियर वर्किंग स्ट्रेस मेथड का कैसे बनेगा, वर्किंग स्ट्रेस मेथड का बनेगा डियर लीनियर। कैसे बनेगा डियर, लीनियर। किसका है डियर, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड का। और लिमिट स्टेट मेथड का कैसे बनेगा डियर, लिमिट स्टेट मेथड का बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, दैट इज Fy एंड दैट इज Fu। ठीक है, किसका बनेगा, दैट इज लिमिट स्टेट मेथड। यहाँ पे दो यील्ड पॉइंट आए, एक Fy और दूसरा Fu, अल्टीमेट एंड यील्ड पॉइंट। बट डियर यहाँ पे जो रहते हैं आपके पास वर्किंग स्ट्रेस में, वो एक ही रहता है यील्ड पॉइंट, दैट इज Fy। ठीक है, तो ये भी आपको पता लग गया है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या रहेगा। ये स्टेट नंबर फोर्थ भी लिख सकते हैं कि इन प्लास्टिक एनालिसिस में, इन प्लास्टिक एनालिसिस में, प्लास्टिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं डियर, स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग इज नेग्लेक्टेड या इग्नोर्ड, नेग्लेक्टेड लिख देता हूं। क्या करते हैं, नेग्लेक्टेड करते हैं हार्डनिंग। कि देखो डियर अब यहां से बाहर अगर जाएगा ये वाला जोन, यहां तक तो आपने माना था इसको प्लास्टिक एनालिसिस के अंदर, बट इसके बाद क्या हो रहा है डियर, आपका ये हो रहा है। मतलब स्ट्रेन हार्डनिंग में क्या होता है कि स्ट्रेस दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाता है, आपके स्ट्रक्चर का दोबारा से डीक्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। इसीलिए इसका भी क्या आता है डियर हमारे पास, प्लास्टिक एनालिसिस में स्ट्रेन हार्डनिंग को हम निग्लेक्ट करते हैं। क्यों, ड्यू टू लार्ज डिफॉर्मेशन, ड्यू टू लार्ज डिफॉर्मेशन। ठीक है डियर, ड्यू टू लार्ज डिफॉर्मेशन की वजह से। क्लियर है, ये चीज भी आपको याद रखनी पड़ेगी डियर। उसके बाद डियर नेक्स्ट, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइंट नंबर 5, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी इन बेंडिंग इन टेंशन, बेंडिंग इन टेंशन and bending in compression, and bending in compression, bending in compression, bending in compression, compression should be same, compression पूरा लिख दिया मैंने, should be same,
सेम बोले तो डियर दैट इज ES इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर डियर। ठीक है, तो ये था डियर बेसिक इंट्रोडक्शन आपका प्लास्टिक एनालिसिस का डियर। अगली वीडियो में डियर हम आपको स्टडी करवाएंगे एजम्पशंस की, एजम्पशंस ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस।